हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, हमने सोलर रेडिएशंस के बारे में डिस्कस किया था, उसमें आता है इंसोलेशन। ठीक है, कि अब उसके बाद आता है कि डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इंसोलेशन ऑन अर्थ, यानी पृथ्वी के ऊपर सूर्यताप के वितरण। कि पृथ्वी के ऊपर सूर्यताप है वो सब जगह एक जैसा प्राप्त नहीं होता, कहीं वो ज्यादा कहीं है वो कम प्राप्त होता है। उसमें फर्स्ट आता है कि सूर्यताप को किलो कैलोरी, यानी सूर्यताप को इंसोलेशंस को किलो कैलोरी नामक इकाई द्वारा मापा जाता है। कि सूर्यताप को किलो कैलोरी की जो इकाई है, यूनिट है, उसके द्वारा मापा जाता है। 1 किलोग्राम जल के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस, यानी 1 किलोग्राम जल के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने में या बढ़ाने में प्रयोग की गई ऊष्मा को किलो कैलोरी कहा जाता है। कि किलो कैलोरी किसे कहा जाता है? कि 1 किलोग्राम जल के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने में जो ऊष्मा प्रयोग हुई है, यानी उसके तापमान को बढ़ाने में जितनी ऊष्मा का इस्तेमाल किया गया है, उसको किलो कैलोरी ऊष्मा है वो कहा जाता है। ठीक है, सूर्यताप के विषव वितरण से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। अब सूर्यताप के वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स। सामान्यतः भूमध्य रेखा से, अब देखो ये हमने एज्यूम किया, ये पृथ्वी, ये 0 डिग्री आपकी इक्वेटर, ठीक है, और ये 23.5 डिग्री ऊपर की तरफ है आपकी कर्क रेखा, और ये 23.5 डिग्री है आपकी मकर रेखा। ठीक है, ये आपकी भूमध्य रेखा, ये 90 डिग्री नॉर्थ पोल, 90 डिग्री साउथ, और ये नॉर्थ। ठीक है, कि सामान्यतः भूमध्य रेखा से, यानी इस 0 डिग्री इक्वेटर से जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्यताप की मात्रा कम होती जाती है। कि भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर से जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं, पोलर रीजन्स की तरफ आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे सूर्यताप की मात्रा है वो कम होती जाती है। सूर्यताप की मात्रा कम होने का कारण यह है कि वहां पर सूर्य की जो किरणें हैं वो तिरछी होती जाती हैं, धीरे धीरे तिरछी है वो होती जाती है। और भूमध्य रेखा के ऊपर सूर्य की किरणें वो सीधी पड़ती है, सीधी पड़ने के कारण वहां पर जो इंसोलेशन है, सूर्यताप है वो ज्यादा प्राप्त होता है। भूमध्य रेखा के निकट अफ्रीका के जायर बेसिन, यानी भूमध्य रेखा, देखो अफ्रीका कॉन्टिनेंट ही एक ऐसा वर्ल्ड में एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिनमें से तीनों लाइनें वो गुजरती हैं, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर। ठीक है, यानी अफ्रीका ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इक्वेटर, ये तीनों रेखाएं हैं वो गुजरती हैं, यानी भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं हैं वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में से होकर गुजरती हैं। कि अफ्रीका के जायर बेसिन तथा दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन, देखो एक तो अफ्रीका के जायर बेसिन की बात हो रही है, दूसरी बात हो रही है दक्षिण अमेरिका यानी दूसरे कॉन्टिनेंट के अमेजन बेसिन में अपेक्षाकृत कम सूर्यताप प्राप्त होता है। ये दोनों क्या है कि भूमध्य रेखा के निकट हैं, और लेकिन क्या है कि दोनों में अपेक्षाकृत कम सूर्यताप यानी लो इंसोलेशन है, यानी कम सूर्यताप वो प्राप्त होता है। क्योंकि उसका रीजन है क्योंकि यहां सारा साल घने बादल छाए रहते हैं, क्योंकि यहां पर सारे साल ज्यादा जो बादल हैं वो छाए रहते हैं, जो सूर्य की किरणों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कुछ को रिफ्लेक्ट है करके वापस अंतरिक्ष में भेज देते हैं। थर्ड पॉइंट आता है कि उच्च अक्षांशों में, महासागरों पर भी बादल छाए रहने के कारण कम सूर्यताप प्राप्त होता है। कि उच्च अक्षांशों में, ठीक है, ये जैसे जैसे अक्षांश से बढ़ते जाते हैं, उच्च अक्षांशों में महासागरों के ऊपर भी कम सूर्यताप प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि महासागरों के ऊपर भी बादल है वो छाए रहते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट आता है एक ही अक्षांश। अब एक ही अक्षांश मतलब जैसे ये 23.5 डिग्री की, कोई प्लेस इसके ऊपर इधर स्थित है, कोई इधर स्थित है, तो दोनों प्लेस क्या हो गए? एक ही अक्षांश के ऊपर स्थित, यानी 23.5 डिग्री की मकर रेखा के ऊपर स्थित। एक ही अक्षांश पर स्थित महाद्वीपीय भाग पर अधिक और महासागरीय भाग पर
महासागरीय भाग पर कम मात्रा में सूर्यताप प्राप्त होता है। कि एक ही लैटिट्यूड के ऊपर, कि महाद्वीपीय भाग के ऊपर तो अधिक सूर्यताप प्राप्त होता है और महासागरीय भाग के ऊपर कम सूर्यताप वो प्राप्त होता है। रीजन ये होता है कि महाद्वीपीय जो भाग है वो सॉलिड होता है, वो जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है। और जो महासागरीय भाग होता है वो जलीय भाग होता है और जल की एक विशेष क्षमता होती है सूर्यताप धारण करने की, क्योंकि जल क्या है, लेयर बाय लेयर है, वो गर्म होता है, तो वहां पर कम सूर्यताप है वो प्राप्त होता है, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट आता है कि शीत ऋतु में मध्य एवं उच्च अक्षांशों पर, कि इन विंटर सीजन मिडल एंड हाई लैटिट्यूड के ऊपर मध्य एवं उच्च अक्षांशों पर ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा कम मात्रा में विकिरण प्राप्त होता है। कि यानी समर सीजन्स के कंपैरिजन में विंटर सीजन्स में मिडिल एंड हाई लैटिट्यूड के ऊपर कम क्वांटिटी में सूर्यताप है, कम मात्रा में जो इंसोलेशन है वो प्राप्त होता है। अब देखिए नेक्स्ट इसमें आता है कि वायुमंडल का गर्म और ठंडा होना, यानी हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। कि अन्य पदार्थों की भांति वायु भी निम्नलिखित विधियों से गर्म अथवा ठंडी हो सकती है। कि अन्य पदार्थ जैसे गर्म और ठंडे होते हैं, सेम उसी प्रकार जो वायु है वो भी गर्म और ठंडी होती है। उसके लिए लेकिन अलग विधियां हैं, ये विधियां हैं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट आती है आपकी संचालन यानी कंडक्शन, आणविक सक्रियता के द्वारा, कि अणुओं की सक्रियता के द्वारा, एक्टिविटी के द्वारा पदार्थ के माध्यम में उष्मा का संचालन कहलाता है। पदार्थ के माध्यम में यानी मीडियम में उष्मा का ट्रांसफर या संचालन है वो कंडक्शन है, वो कहलाता है। जब असमान ताप वाली दो वस्तुएं, यानी एक ये वस्तु इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इस वस्तु ये दूसरी वस्तु है इसका टेम्परेचर कम है, कि असमान दोनों का टेम्परेचर है वो अलग है, कि असमान ताप वाली दो वस्तुएं जब एक दूसरे के संपर्क में आते, जब एक दूसरे के पास आती हैं, तो उष्मा ज्यादा टेम्परेचर वाली वस्तु से उष्मा का संचार है वो कम टेम्परेचर वाली वस्तु में तब तक होता रहता है जब तक दोनों का टेम्परेचर है वो इक्वल नहीं हो जाता। यानी जब तक दोनों का तापमान है वो बराबर नहीं हो जाता तब तक उनका उष्मा में संचार है वो होता रहता है। यह क्रिया ही संचालन कहलाती है और इस प्रोसेस को ही हम कंडक्शन कहते हैं। कि ज्यादा तापमान वाली से कम तापमान वाली वस्तु जब एक दूसरे के संपर्क में आती है तो ज्यादा तापमान वाले पदार्थ से कम तापमान वाले पदार्थ की तरफ उष्मा का संचार है वो तब तक होता रहता है जब तक दोनों का टेम्परेचर है वो बराबर नहीं होता। ये यानी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रोसेस है इसी को हम कंडक्शन है वो कहते हैं। सेकंड आता है विकिरण यानी रेडिएशन। पृथ्वी लघु तरंगों के रूप में प्राप्त यानी शॉर्ट वेव्स के रूप में प्राप्त सूर्यताप से पहले स्वयं गर्म होती है। कि जो सूर्य से जो किरणें आती हैं वो लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी क्या है कि पहले उन लघु तरंगों से सीधी खुद गर्म होती है और फिर विकिरणकारी पिंड बनकर और फिर जो है वो विकिरणकारी रेडिएशंस बॉडी बनकर या पिंड बनकर उष्मा को लंबी तरंगों के रूप में यानी जो एनर्जी पृथ्वी ने प्राप्त की उस एनर्जी को लॉन्ग वेव्स के रूप में विकिरित करने लगती है। उसको विकिरित है रेडिएशन से वापस करने लगती है। पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई उष्मा को भौमिक विकिरण कहते हैं। यानी पृथ्वी द्वारा जो उष्मा रिलीज की जाती है उस रिलीज एनर्जी को टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस है वो कहा जाता है। वायुमंडल की गैसें लघु तरंगों के रूप में अपने प्रवेशी सौर विकिरण को तो बहुत कम मात्रा में सोख पाती हैं। कि वायुमंडल में जो गैसें पाई जाती हैं वो लघु तरंगों के रूप में प्रवेशी सौर विकिरण इनकमिंग जो सोलर रेडिएशन है उसके तो कम पार्ट को वो सोख पाती हैं, उसके वो कम पार्ट को एब्जॉर्ब है वो कर पाती हैं। लेकिन धरातल से आने वाली यानी पृथ्वी पर टकराकर और रिफ्लेक्ट होकर लॉन्ग वेव्स के रूप में धरातल से आने वाली लंबी तरंगों के रूप में उष्मा का 90% भाग है उसको वो एब्जॉर्ब है वो कर लेती है। उसी एब्जॉर्ब से वायुमंडल है वो गर्म होता है। यानी जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है उनसे वायुमंडल गर्म नहीं होता, वो तो डायरेक्ट वायुमंडल को पार करते हुए पृथ्वी पर पहुंच जाता है और पृथ्वी पर पहुंचने के बाद जब पृथ्वी उसको टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस के रूप में वापस रिफ्लेक्ट करती है भौमिक विकिरण के रूप में, फिर जो वायुमंडल की जो गैसें हैं वो उसके 90% भाग को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, उससे वायुमंडल है वो गर्म होता है। फिर थर्ड पॉइंट आता है आपका संपीड़न यानी कंप्रेशन।
वायुमंडल की ऊपरी परतें निचली परतों पर दबाव डालते हैं, क्योंकि वायुमंडल की जो ऊपर की जो लेयरें हैं वो नीचे वाली लेयरों को कंप्रेस करते हैं, उसके ऊपर प्रेशर है वो डालते हैं, दबाव डालते हैं, जिससे वायु की निचली परतें भिजकर गर्म हो जाती है। कि ज्यादा कंप्रेशन के कारण जो लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर होती हैं वो गर्म हो जाती हैं, वो हीट है वो हो जाती है। पर्वत से घाटी की ओर उतरती हुई वायु भी संपीड़ित होकर गर्म हो जाती है। कि पर्वत से घाटी की तरफ भी उतरती हुई जो वायु है, कि जैसे पर्वत से हम ये देखते हैं, इधर देखो कि पर्वत से कि जैसे हमने ये मान लिया कि ये माउंटेन है, अब ये घाटी की तरफ नीचे की तरफ कि ये पर्वत है और ये घाटी की तरफ उतरती हुई वायु है, ये भी संपीड़ित होकर यानी कंप्रेस होकर ये भी गर्म है वो हो जाती है। सेम ऐसे ही वायुमंडल की लेयरों में होता है कि ऊपर की जो लेयरें होती हैं वो नीचे वाली लेयरों को कंप्रेस करते हैं, दबाव डालते हैं, दबाव डालने के कारण वायुमंडल की जो निचली परतें हैं वो गर्म हो जाती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है संवहन यानी कन्वेक्शन। जब किसी स्थान की वायु संचालन, ठीक है, जब किसी स्थान की वायु संचालन और विकिरण विधियों द्वारा काफी गर्म हो जाती है, जब किसी स्थान की वायु संचालन और विकिरण विधियों द्वारा काफी गर्म हो जाती है तो गर्म तो वह हल्की हो जाती है। गर्म होकर कोई भी वस्तु है वो हल्की हो जाती है। जैसे हम चाय का ही एग्जांपल लेते हैं, जब हम चाय को उबालते हैं तो क्या होता है कि हल्के होने के कारण वो ऊपर की तरफ भागती है। ऐसी ही वायु है वो गर्म हो जाती है, गर्म होने के कारण वो ऊपर की तरफ उठती है। हल्की वायु ऊपर की ओर उठती है। अब देखो ये वायु है, ठीक है, ये गर्म वायु है, ये क्या हो गया, गर्म होकर ये वायु है ये ऊपर की तरफ उठना है, ये इसने स्टार्ट है वो कर दिया, ठीक है। अब इस वायु का प्लेस लेने के लिए यहां से ये ठंडी वायु है, ठीक है, ये ठंडी वायु है। तो ये वायु तो ऊपर की तरफ उठ गई और ये वायु ये इधर की तरफ चलना है वो स्टार्ट कर देती है। तो सेम ऐसे इधर से होता है कि जो हल्की वायु है वो गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती है और वो स्पेस खाली होता है, उस स्पेस को भरने के लिए आसपास के एरिया से ठंडी वायु है उस स्थान की ओर चलना है वो स्टार्ट कर देती है। इस प्रकार गर्म और ठंडी वायु के ऊपर नीचे होने से संवहन धाराएं उत्पन्न होती है। कि इस प्रकार वायु के ऊपर नीचे होने से, क्योंकि वायु गर्म होती है, गर्म होकर वो ऊपर की तरफ उठती है, ऊपर की तरफ उठने के कारण जो स्पेस ब्लैंक होता है उस स्पेस को कवर करने के लिए आसपास के एरिया से ठंडी वायु है वो उस स्थान की तरफ चलना है वो स्टार्ट करती है। इस प्रकार क्या होता है कि संवहनीय धाराएं यानी कन्वेंशनल करंट ये ऐसे सर्कल में, ठीक है, ये सर्कल में संवहनीय धाराएं हैं ये उत्पन्न है हो जाती है, इनको संवहन है वो कहते हैं। गुप्त उष्मा, नेक्स्ट आता है गुप्त उष्मा और लेटेंट हीट। वाष्पीकरण में ताप खर्च होता है। कि जैसे वेपराइजेशन होता है कि वेपराइजेशन में क्या होता है कि ताप है वो खर्च होता है यानी एनर्जी है वो वेस्ट होती है। खर्च हुआ यह ताप गुप्त रूप से वाष्प कणों में विद्यमान रहता है और जो खर्च होता है यह ताप यह गुप्त रूप से वाष्प के जो कण होते हैं उनमें विद्यमान है वो होता है। जब संघनन क्रिया द्वारा यानी कंडेंसेशन प्रोसेस द्वारा जलवाष्प वाटर वेपर्स फिर से जल का रूप धारण करते हैं। कि जब कंडेंसेशन प्रोसेस द्वारा वाटर वेपर्स दोबारा से जल का रूप है वो धारण करते हैं तो मुक्त हुई गुप्त उष्मा द्वारा वायुमंडल गर्म होता है। तो देखो क्या हुआ कि मान लो ये आपने एक पतीला रखा, इसमें पानी फिलअप है, ठीक है, आप इसको हीट निरंतर है वो दे रहे हैं तो क्या होगा पानी उबलना है वो शुरू हो गया और वाटर वेपर्स है ये ऊपर की तरफ उठने हैं वो शुरू हो गए। तो वाटर वेपर्स जो भाप जाती है, ठीक है, भाप जाती है तो उसके साथ हीट है वो भी जाती है। लेकिन जब ऊपर जाने के बाद वाष्पीकरण ऊपर जाने के बाद जब कंडेंसेशन प्रोसेस होती है और वाटर वेपर्स होते हैं वो कंडेंसेशन थ्रू कंडेंसेशन प्रोसेस वो फिर से अगेन जल का रूप है वो धारण करते हैं। तो वो तो जल का रूप धारण करते हैं, उनके साथ जो उष्मा आई थी वो उष्मा रिलीज हो जाती है, उसको कहते हैं लेटेंट हीट यानी गुप्त उष्मा। उस गुप्त उष्मा से भी जो वायुमंडल है वो गर्म होता है।
फिर एक लास्ट पॉइंट आता है आपका प्रत्यक्ष तापन यानी डायरेक्ट हीटिंग। सूर्य से लघु तरंगों के रूप में प्राप्त ऊर्जा से, यानी सूर्य से शॉर्ट वेव्स के रूप में जो ऊर्जा प्राप्त होती है, वायुमंडल का प्रत्यक्ष गर्म होना अधिक महत्वपूर्ण है, वो नहीं होता, क्योंकि उससे भी वायुमंडल है वो गर्म होता है। लेकिन सूर्य की जो डायरेक्ट लॉन्ग वेव्स, शॉर्ट वेव्स के रूप में जो तरंगें आती हैं, उनसे वायुमंडल इतना गर्म नहीं होता जितना कि पृथ्वी के रिफ्लेक्ट होकर टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस के रूप में जो लॉन्ग वेव वापस आती हैं, उनको वायुमंडल की जो गैस होती है वो अब्जॉर्ब कर लेती है, और उनसे वायुमंडल है वो बहुत ज्यादा गर्म है वो होता है।